Hello, students. Welcome to Biology and Bioengineering Summer Camp 2021. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं हिंदी में ये सेशन कंडक्ट करूं, ताकि जो है बहुत सारे लोग जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हैं वो भी इससे बेनिफिट हो पाएँ। सो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, उस पे किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। So, मैं संजीव श्रीवास्तव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेज बायो इंजीनियरिंग एट आईटी बॉम्बे। मेरी लैब प्रोटियोमिक्स फील्ड पे काम करती है, जो कि स्टडीइंग ऑफ ऑल द प्रोटीन्स इन द हाई थ्रूपुट मैनर। तो लास्ट ईयर जब कोविड-19 प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हम लोगों ने एक नया टेस्ट डेवलप किया जिसमें कि वायरस का पेप्टाइड्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग a technique known as mass spectrometry. So, एक alternate test of RT-PCR was developed. इसके अलावा पेशेंट जो शुरू में आते हैं, जो कि कम सिम्टम वाले होते हैं, माइल्ड होते हैं, और जो सीवियर ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं, कैसे उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड प्लाज्मा में। उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट डेवलप किया जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग टेस्ट है, जिसमें कि डिफरेंट प्रोटीन्स लाइक एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन, एपोलिपोबी प्रोटीन, फिब्रिनोजन गामा चेन प्रोटीन, सर्पिन प्रोटीन्स, इनके लेवल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं इन पेशेंट्स में। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटीन्स और मेटाबोलाइट्स की स्टडी किया कि जो है वायरस के इन्फेक्शन में क्या क्या मेजर चेंजेस आते हैं बॉडी में, और उससे जो है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि क्या हमारी फिजियोलॉजी में क्या चेंज आ रहे हैं इस वायरस इन्फेक्शन से। और फाइनली हम लोगों ने देखा कि जो है जो भी मेन प्रोटीन्स चेंज हो रहे हैं इस डिजीज़ में, उन प्रोटीन्स को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के ड्रग्स ट्राई किए सकते हैं। तो ये कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि बहुत सारे ड्रग FDA अप्रूव ट्राई किए गए, और कुछ पोटेंशियल ड्रग हमने रिकमेंड किया जो कि ड्रग रीपर्पजिंग के रूप में काम आ सकते हैं। बेस्ड ऑन सम ऑफ दीज रिजल्ट्स, ये जो हम लोगों ने रिजल्ट शो किए, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स पब्लिश्ड इन बिग जर्नल्स, उसके बेसिस पे वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल नेचर उन्होंने हमें इनवाइट किया लास्ट मंथ लेक्चर देने के लिए, वेबिनार देने के लिए। लेकिन आज मैं अपने रिसर्च के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ कॉमन टॉपिक से बात करने जा रहा हूँ, जो कि स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस वायरस के बारे में और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकें। सो आप सभी लोग को ऑलरेडी काफ़ी जानकारी हो चुकी है इस वायरस के बारे में, लेकिन एक बार जस्ट क्विकली मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। वायरस इन्फेक्शन के बाद एटलीस्ट 5 डेज लग रहा है कोई भी सिम्टम आने में, और जैसे सिम्टम आना शुरू होता है, डिजीज़ बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है, रैपिडली ग्रो हो रही है। सो इनिशियली कुछ सिम्टम्स लाइक फीवर, कफ, सांस लेने में प्रॉब्लम्स, थकान हो जाना, इस तरह के जो है सिम्टम्स आते हैं। और उसके बाद जो है अगर मेडिसिन टाइम पे ले ली गई तो ये सिम्टम धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं। अदरवाइज डिजीज कैन प्रोग्रेस फॉर दी लॉन्गर ड्यूरेशन एज वेल। अगर हम सही समय पे मेडिसिन शुरू नहीं कर पाए तो डिजीज़ सीवियर फॉर्म में डेवलप हो जाती है, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी काफ़ी हद तक मालूम है, और बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि यहाँ पे शो किया गया है, वो भी आपको मालूम है। इवन बहुत सारे सिम्टम्स जो कि वायरल फ्लू के होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक हमको कन्फ्यूज़ करते हैं कोविड-19 सिम्टम से, और इसीलिए लोग शुरू में बहुत सारे मेडिसिन खुद ही ट्राई करते रहते हैं कि उसको कंट्रोल कर लें, और वो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि ये सेकेंड वेव में एकदम से ऐसे सडनली क्या हो गया कि ये वायरस इतना तेज एक्सप्लोजन कर रहा है। सो वायरस में चेंजेस आना, इनका जो है रिकॉम्बिनेशन होना और इनमें म्यूटेशन होना, ये एक इनका वायरस का नेचुरल प्रोसेस है, जो कि उनका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उनके सर्वाइवल के लिए। और इवन दिसंबर में लास्ट ईयर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2, ये स्ट्रेन B117 इसको डिटेक्ट किया गया था यूके में, जो कि बहुत तेज़ी से रैपिडली स्प्रेड हो रहा था। उसके बाद इमीडिएटली लॉकडाउन कर दिया गया वहाँ पे, और काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया उन लोगों ने डिजीज़ प्रोग्रेशन को। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में एक दूसरा वेरिएंट रिपोर्ट किया गया,
ब्राज़ील में अलग वेरिएंट रिपोर्ट किया गया, अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में अलग वेरिएंट्स रिपोर्ट किए गए। और इंडिया में स्पेशली महाराष्ट्र में एक नया म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट रिपोर्ट किया गया जो कि B1617 है, और यही करेंटली हमारे इंडिया में इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसमें कि 2 म्यूटेशन हैं 2 स्पेसिफिक प्लेसेस पे, जो कि इस वायरस को एबिलिटी दे रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाए ये, और बहुत तेज़ी से ये रिसेप्टर को बाइंड कर पाए, और जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं बॉडी में उसको कंट्रोल करके न्यूट्रलाइज, उसको रिड्यूस कर दे रहा है। इंडिया में B1618 एक और म्यूटेंट फॉर्म, और अभी बहुत रिसेंटली आंध्र प्रदेश में N440K, ये भी एक नया वेरिएंट पाया गया है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ये नए नए म्यूटेशन, नए नए वेरिएंट फॉर्म आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सो मेन थिंग इज कि हमने जो पहले वेव जो 2020 में कोविड का हुआ था, उसमें ये मालूम हुआ कि जो है इनिशियल फेज जो इन्फेक्शन का होता है उसमें कई दिन तक जो है बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं, और उसके बाद हम जब RT-PCR टेस्ट करा के कंफर्म कर लें कि वायरस का इन्फेक्शन है, उसके बाद तब मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो हमारे पास एटलीस्ट 5 से 7 दिन का टाइम था, जो कि सफिशिएंट था कि जो है वी गेट सम टाइम टू असर्टेन कि जो है ये वायरस इन्फेक्शन है फ्रॉम कोविड-19 ओनली, और फिर हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करें। तो अभी क्या हो रहा है कि जो है सिम्पटम आने के बाद लेट्स से 2-3 दिन तक लोग पैरासिटामोल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, होममेड रेसिपीज ट्राई करते हैं, उसके बाद अब RT-PCR टेस्ट के लिए जाते हैं, और इस समय इतनी ज़्यादा टेस्ट के लिए डिमांड है कि बहुत टाइम लग रहा है रिपोर्ट आने में। तो आप एटलीस्ट क्रूशियल 4 टू 5 डेज टाइम लूज़ कर जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये टेस्ट का रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं बिफोर यू मीट ए डॉक्टर। और ये टाइम जो है लेट्स से कि आफ्टर 5 और 6 डे जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करा रहे हैं, तब तक काफ़ी लेट हो जा रहा है। उसके बाद जो है वो सांस लेने की प्रॉब्लम और जो है बहुत सारा ऑक्सीजनेशन इशू विच अभी आप पढ़ रहे हैं चारों तरफ, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये 3-4 दिन काफ़ी क्रूशियल हैं, बिकॉज़ इस समय पे ये जो नया स्ट्रेन वायरस का है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है बॉडी में, और इस समय पे आप दूसरों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ दे रहे हैं। अगर आप फैमिली में आप इन्फेक्टेड हैं, तो अपने और फैमिली मेंबर्स को आप अननोइंगली, बिना जाने हुए, आप बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन दे दिए, क्योंकि जो है आप घर के अंदर तो मास्क पहन नहीं सकते हैं, और बहुत तेज़ी से ये जो है स्प्रेड हो रहा है। और एट द सेम टाइम बॉडी के अंदर वायरस चूँकि ग्रो हो रहा है बहुत तेज़, तो इसका डिज़ीज़ का सीवियर फॉर्म जो है डेवलप हो रहा है। तो इंडिविजुअल ए से इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल बी से इंडिविजुअल सी, बहुत तेज़ी से ये जो है इस समय स्प्रेड हो रहा है म्यूटेंट फॉर्म। और पिछले वेव में, द फर्स्ट वेव में, हम लोगों ने देखा कि जो है अगर किसी की फैमिली में एक मेंबर हो भी गया, तो उसको अलग से आइसोलेट कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया, और वो रिकवर कर जाता था, और फैमिली मेंबर्स इन्फेक्ट नहीं होते थे, बहुत रेयर होते थे। इस बार एक फैमिली मेंबर हो गया तो अधिकांश फैमिली मेंबर जो है इमीडिएटली इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस इतने तेजी से ग्रो कर रहा है, और हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी जल्दी से शुरू नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज अ मेजर गैप, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग दिस पर्टिकुलर वेव टू बी सो एग्रेसिव। इसी नाते हम जो है देख रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा तेजी से एग्रेसिवनेस हो रही है इस वेव में। सो एक सजेशन ये है कि अगर मान लीजिए आपको इनिशियल सिम्टम है, विच अभी आप सभी लोग जान चुके हैं कि क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं, टेम्परेचर आपका करीब 99 टू 100 के बीच में मेंटेन है कई दिन से लगातार, पैरासिटामोल के बाद भी नहीं जा रहा है, बार बार आ जा रहा है, कफ है, टेस्ट नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है, बहुत सी वीकनेस फील हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स इवन नॉर्मल फीवर में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फीवर कई दिन परसिस्ट कर रहे हैं, तो क्विकली आइदर जो है कोई भी तरह का टेस्ट जो है, जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या कोई एंटीबॉडी टेस्ट हो, कुछ भी करके बहुत क्विकली अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर दें, रेदर देन कि वेट हम करें 5 या 6 दिन, अगर हम 1-2 दिन के अंदर ही ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कंट्रोल करने के लिए। तो आई थिंक हमको ये समझना पड़ेगा कि डिजीज़ सेम है कोविड-19, लेकिन जो डिजीज़ का जो कॉज़ेटिव एजेंट है, जो वायरस है, वो चेंज हो गया है, और हमारा सोच चेंज नहीं हो पाया है। इसलिए हम अभी भी इसको 7 दिन टाइम दे रहे हैं, सब कुछ आराम से करने के लिए, रिपोर्ट आने के लिए, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए, और वो टाइम हम लूज़ कर रहे हैं, जिसके नाते हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मेडिकल इमरजेंसी देख रहे हैं। सो एक सजेशन है यहाँ पे कि पहले तो इमीडिएटली आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू करवा लीजिए, क्योंकि डोंट वेट फॉर वेरी लॉन्ग। दूसरा ये कि जो है
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सबको लगता है कि अगर हमको ये मेडिसिन मिल जाए तो ही हम ठीक हो पाएँगे, जो कि बहुत भ्रम है। जैसे रेमडेसिविर को काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही पहले जो है क्लोरोक्वीन को प्रोजेक्ट किया गया था कि ये सब जो है रामबाण टाइप की मेडिसिन है, जबकि ये सही नहीं है। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि वायरस को कंट्रोल कर पाए अर्ली स्टेज में, बहुत शुरू के फेज़ में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और एक मेडिसिन जिसका नाम है आइवरमेक्टिन, ऐसे ही जो है फ्लेविफ्लू है और इवन रेमडेसिविर है। ये सभी मेडिसिन जो है ये एंटीवायरल है, जो कि वायरस की ग्रोथ को रोक सकती हैं। तो आपको खाली रेमडेसिविर का वेट नहीं करना है। इवन एनी सिंपल मेडिकेशन लाइक आइवरमेक्टिन कैन आल्सो कंट्रोल द वायरल ग्रोथ। अगर सही समय पे दे दिया गया, शुरू के विंडो में 2-3 दिन पे आपको दे दिया गया, वायरस कम है बॉडी में और उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि और तरह के माइक्रोब्स को जो है रोक सकता है, इन्फ्लेमेशन को रोक सकता है। और साथ में तो ये फर्स्ट वीक में दिया जाता है मेडिसिन। और सेकंड ये कंटिन्यू करना है 2 वीक तक। 2 मेडिसिन है जो कि क्लोपिडोग्रेल है और डेक्सामेथासोन है। ये मेडिसिन्स एंटीकोएगुलेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। कोविड-19 पर रिसर्च करने के दौरान बहुत सारे क्लिनिशियन जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं, फ्रॉम कस्तूरबा हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, वैरायटी ऑफ अदर हॉस्पिटल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। टॉकिंग टू दोज क्लिनिशियंस, एक क्लिनिशियन फ्रेंड ने ये मेडिकल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, जो कि मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे नोन कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रेंड्स इससे काफ़ी बेनिफिट हुए। और तो इसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ऑल्दो कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव यू प्रेस्क्रिप्शन, मैं ऑथराइज नहीं हूँ कि आपको प्रेस्क्रिप्शन दूँ, इसलिए इसको लेने से पहले किसी भी क्लिनिशियन से आप जरूर एडवाइस लीजिए। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये एक बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है अगर इसको सही समय पे लिया जाए, सही कंसल्टेशन पे लिया जाए। क्योंकि वेरी चीप, मतलब हार्डली 300-350 रुपीज़ में ये सारी मेडिसिन मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। और इसको अगर सही समय पे लिया जाए तो इस प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पे कंट्रोल किया जाता है। बहुत से लोग जो है इस समय ब्रीदिंग का प्रॉब्लम देख रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं चारों तरफ ऑक्सीजन का कमी और जो है वेंटिलेटर इश्यूज और आईसीयू इश्यूज। कैसे इसको कंट्रोल किया सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जब वायरस बॉडी में ऑलरेडी ग्रो हो जाता है करीब 1 हफ्ते तक, लेट्स से इवन आपने जो है एंटीवायरल दिया और एंटीवायरल ड्रग दिया और वायरस को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद भी वायरस के जो इन्फेक्शन के बाद बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक जो है वो नष्ट कर देते हैं, उस समय काफ़ी हद तक वीक कर देते हैं। और इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। लेमैन टर्म्स में ये मान लीजिए कि कुछ बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि विच इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी एट दैट टाइम। तो अब ये सारे जो साइटोकाइंस हैं, ये जा करके हमारे एयर एक्सचेंज, हमारे सांस लेने की क्षमता को कम करेंगे, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नोन एज ARDS, वो डिजीज जो है डेवलप करते हैं। ये बहुत सारे साइटोकाइन मॉलिक्यूल जा करके ब्लड वेसल्स में जो है जा करके क्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट जो है ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है कम हो जाता है। तो जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, SpO2 लेवल लो हो रहा है, वो सब इसलिए क्योंकि हम जो है इस वायरस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने का अपने बॉडी में मौका दे दिए, और वायरस जो है काफ़ी प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद उसने साइटोकाइन स्टॉर्म को इंड्यूस कर दिया, और फिर जो है हमको बहुत कम टाइम मिल रहा है उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अर्ली मेडिकेशन कुड एक्चुअली अवॉइड मेनी ऑफ दीज प्रॉब्लम अगर हम इसको जल्दी शुरू कर पाएँ। कैसे सेकेंड वेव को कंट्रोल किया सकता है, एक बहुत टफ क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि सारे पॉलिसी मेकर्स, सारे मेडिकल एक्सपर्ट सभी इस क्वेश्चन पे डिलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं इसका बेस्ट अथॉरिटी नहीं हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन चूंकि तमाम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है, सो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, इसको किसी पॉलिसी के रूप में नहीं लेना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बहुत एक्सट्रीम टाइम है। फर्स्ट फेज जब हमने देखा, फर्स्ट वेव हमने देखा, हमने एक्सट्रीम डिसीजंस लिए, कंट्रोल किया डिजीज को, जबकि डिजीज उतनी प्रॉब्लम नहीं थी उस समय। सेकेंड वेव ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सट्रीम डिसीजन। अभी भी हमको कुछ बहुत टफ डिसीजन लेने का टाइम है, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल और तीसरे इंडिविजुअल में स्प्रेड होने में बहुत फास्ट रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, और ऑलमोस्ट इस साइकिल में 3 वीक्स टाइम लग जा रहा है, जो कि हम तेजी से स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम जो है 3 वीक का कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन हो, तो ही शायद हम इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग रेगुलेशंस हो रहे हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं, क्योंकि स्टिल मूवमेंट हो रहा है चारों तरफ, और वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। सो अर्ली नोइंग द सिम्टम्स, आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप चाहे किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, आपको जो है बहुत जल्दी से जो है टेली मेडिसिन के थ्रू डॉक्टरों से कंसल्ट करना चाहिए, फ़ोन के थ्रू, और ट्राई करना चाहिए कि जितने जल्दी ये मेडिसिन हो पाएँ वो मेडिसिन आप शुरू करिए। अगर गवर्नमेंट सिस्टम और तमाम जो है एनजीओज़, तमाम जो है चैरिटेबल ट्रस्ट, इफ दे कैन प्रोवाइड फ्री मेडिकेशन टू द इंडिविजुअल्स, आई थिंक दिस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ऑब्टेन। बहुत महंगी नहीं है ये दवाएं। अगर हम जो है आईसीयू का कॉस्ट देखें वर्सेस कि लोगों को जल्दी मेडिसिन देके ठीक करने का देखें, तो आई थिंक कि एक आदमी को जो हम ट्रीट करने का कॉस्ट है उसमें कम से कम जो है 500 लोगों को हम सही कर सकते हैं, अगर हम सही समय पे उनको एडवाइस दे पाएँ, सही समय पे हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाएँ। हमको कुछ समय चाहिए, 3 से 4 वीक का लॉकडाउन कैन ऑल्सो इम्प्रूव द ओवरऑल कंट्रीज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया है और बहुत पैनिक हो गया है। वी नीड सम टाइम टू कंट्रोल दैट। और ऑफ कोर्स जो है वैक्सीन का प्रोडक्शन भी जो है इसमें बूस्टअप हो पाएगा इस टाइम पे। और वी हैव टू पे अटेंशन कि हमको रिसर्च पे बहुत ध्यान देना है, बहुत सारे जीनोम सीक्वेंस करने हैं, बहुत से इस वायरस को अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। वायरस बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से अपने को चेंज कर रहा है, लेकिन हम लोग ह्यूमन उस अपने इंटेलिजेंस को उतनी तेज़ी से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इस वायरस को समझने में। तो हमको रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से जोर देना पड़ेगा। और ऑल द पॉलिसी मेकर्स हैव टू मेक दिस इज द पॉइंट कि हम एक वेव के बाद एक प्रॉब्लम को कंप्लीट सोचे कि चली गई है, ये सही नहीं है। वायरस इज डूइंग इट्स ओन एक्सपेरिमेंट। वायरस लगातार अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है और तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। हमको भी एक्सपेरिमेंट तेज़ी से करने हैं और उसको बेटर अंडरस्टैंड करना है। जस्ट टू कंक्लूड, हम जो फर्स्ट वेव ऑफ वायरस से हमको जो भी नॉलेज मिला, जो भी हम समझ पाए, वो शायद सफिशिएंट नहीं था इस सेकेंड वेव के लिए, क्योंकि जो है वायरस ने अपने को बदल दिया, उसमें नए नए चेंज आ गए और उसके नाते वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है ह्यूमन बॉडी में। अगर हम आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं, हम बहुत सारा टाइम लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है हमारे देश में, इतने सारे क्लिनिक्स नहीं अवेलेबल हैं जहाँ पे हर जगह आरटी-पीसीआर रैपिडली हो पाएगा। आरटी-पीसीआर करने के लिए आपको ट्रेन टेक्नीशियंस चाहिए, आपको रिएजेंट्स चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो कि इतनी तेज़ी से आप अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। सो वो एक मेजर कंस्ट्रेंट है। इवन इनडायरेक्ट टेस्ट लाइक रैपिड एंटीजन टेस्ट, अदर एंटीबॉडी टेस्ट, वो भी करके अगर आपको इनडायरेक्ट इंडिकेशन मिल जाए कि आपको कोविड-19 सस्पेक्ट है, आई थिंक मेडिकल ट्रीटमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट, राइट? तो लेट मेडिकल ट्रीटमेंट होना और वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो करना बॉडी में, ये जो हम क्रूशियल टाइम लूज़ कर रहे हैं 4-5 दिन का, वही वायरस को हमारे ऊपर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल दे रहा है। और वायरस फिर जो है पोस्ट वायरल इन्फेक्शन इज क्रिएटिंग द साइटोकाइन स्टॉर्म्स, जिसके नाते कि हमको पुअर ऑक्सीजन जो है मिल पा रहा है बॉडी में और SpO2 लेवल काफ़ी लो जा रहा है। ये बहुत ही एक्सट्रीम टाइम है। आई एम श्योर कि आप सभी लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकिए, जितना ज़्यादा अपने नॉलेज को आप औरों से शेयर कर पाइए, आई थिंक ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी में, मेडिसिन में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने वाले, आई थिंक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन एम्बेसडर ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड एज एन एम्बेसडर ऑफ दिस बूट कैंप एंड दिस समर कैंप, कि आप अपना नॉलेज जो है और लोगों के साथ शेयर करिए, उनको अवेयर करिए कि जो है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अर्ली अगर मिल जाए तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लेक्चर मैंने बहुत सारी बातें ऐसी बोली जो कि these are not only I am speaking as a scientist, I am not speaking just somebody who has published a lot of work in this area, but मैं बहुत सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर किया हूँ, जो कि तमाम लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे नोन कॉन्टैक्ट्स में, और कैसे वो बेनिफिट हो पा रहे हैं या कैसे वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और तो बहुत सारी मेरी ओपिनियन जो थी वो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, इसको जो है कोई पॉलिसी ओपिनियन के रूप में नहीं लेना चाहिए। कोविड-19 रिसर्च में मेरे लैब में बहुत सारे स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक्स जो कि काम कर रहे हैं, वो सभी लोग सपोर्ट किए, काफ़ी उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया और उनके कंट्रीब्यूशन से ही हम लोग फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 वायरस को काफ़ी हद तक समझने में जो है सफल थे। बहुत सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर जयंती शास्त्री कस्तूरबा हॉस्पिटल से, डॉक्टर साची, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव फ्रॉम जसलोक हॉस्पिटल, प्रोफेसर संजीव सबनिस, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम आईटी बॉम्बे, डॉक्टर मिशेल हिल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। ये सभी लोग मिलकर हमारे साथ काम किए और मैं सभी लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके एफर्ट के बिना, इनके सपोर्ट के बिना जो कुछ रिसर्च हमने किया इस सब्जेक्ट पे वो पॉसिबल नहीं था। और फाइनली जो है बहुत सारे मीडिया कवरेज और मीडिया प्रिंट्स जो है इस सब्जेक्ट पे जो हम लोगों ने वर्क किया उस पर पब्लिश हुए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि
हम सभी लोग मिल करके अगर थोड़ी अवेयरनेस इंक्रीज करें, अगर हम सभी मिल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारी समझें, तो एटलीस्ट कुछ लोगों को हम जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अपने नॉलेज का। और अगर छोटे-छोटे कोहॉर्ट्स हम देखें, एटलीस्ट 3000 लोग जो है अप्रॉक्सिमेट इस समर कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप काफ़ी हद तक नॉलेज को जो है पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।